तो जब आप सभी मेंस देंगे या जिन्होंने अभी मेंस दिया है, लगभग 13,000 कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस बार मेंस दिया है 2022 में। वैकेंसी ज़्यादा थी इस बार, 1,000 प्लस वैकेंसी है आपकी। तो सबसे पहला प्रश्न पत्र आपका निबंध का प्रश्न पत्र समान अध्ययन के अंतर्गत होता है। समान अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र और निबंध का 1 प्रश्न पत्र, ये जीएस के आपके पेपर हैं। इसके बाद आपका एक वैकल्पिक विषय है, ठीक है। इन्हीं में आपका लगभग सब कुछ कवर होता है। देखिए, निबंध अपने आप में विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे निबंध में आपको नयापन देना पड़ता है, मतलब आपको नया ही लिखना पड़ेगा। समान अध्ययन में तो ये है कि मान लो कोई टॉपिक है, आपको उसको लेकर आपने प्रिपेयर कर रखा है, बुक्स में पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है। निबंध में आपको पूरा नया पढ़ना पड़ता है, नए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। कोटेशंस हो सकता है कि आपने पहले याद कर रखे हों, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको एक बार इसको समझना होगा। जैसे अब ये इसमें आपके 2 निबंध हैं, 2 पार्ट में हैं, 2 निबंध आपको लिखना है, 8 में से 2 लिखना है। पहले पार्ट से 1 लिखना है आपको और दूसरे पार्ट से 1 लिखना है। 2 निबंध लिखना है। शब्दों की बात करें तो लगभग 1200 शब्द मान के चलिए, 1000 से 1200 की लिमिट दिया गया है। तो 1200 भी यदि आप लिखते हैं तो 2400 शब्दों में लिखना है आपको। समान अध्ययन की पेपर की अपेक्षा यदि देखें तो कम लिखना पड़ता है। यहाँ पे समान अध्ययन में लगभग 4000 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं। 150 शब्दों के 10 प्रश्न और 250 शब्दों के 10 प्रश्न, ठीक है। तो 2500 शब्द तो आपके हो गए 250 शब्दों के, और 1500 वो दोनों जोड़ दे 4000 शब्द। यहाँ पे 2400 शब्द की शब्द सीमा है। तो ओवरऑल आपके पास प्रॉपर एक निबंध पे अच्छा खासा आप टाइम दे सकते हैं, सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं आपको निबंध, मैं चाहूँगा तो आपको निबंध लिखवा भी सकता हूँ कि जैसे इससे एक निबंध उठा लिया, इससे एक निबंध लगा दिया, डिटेल से मैं लिखवा दूंगा, वो एक अलग विषय है। पर मैं आज आपको थोड़ा सा पहले समझाने का प्रयास करूंगा। जो हमारे पास समय है, इस समयावधि में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक बार किस निबंध के अंदर क्या आशय है और क्या आपको लिखना चाहिए। पहले इसको समझ लेंगे, फिर मैं आपको एक निबंध लिखवा दूंगा। अभी हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है उसमें निबंध का सेगमेंट आएगा, तो फिर मैं एक एक निबंध दोनों से लिखवा दूंगा, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा कि निबंध लिखते कैसे हैं, लेकिन पहले निबंध को समझना है। देखो, निबंध में आमतौर पे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि निबंध की शैली ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में विकसित हो जाएगी। आपको चाहिए कि आप महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार कम से कम निबंध अवश्य लिखें। सप्ताह में एक बार लिख लें तो और अच्छा है, और महीने में एक बार लिख लें तो तब भी ठीक है। लेकिन ओवरऑल होता क्या है कि पहले समान अध्ययन पे आप ज़्यादा काम करते हैं, निबंध आपको लगता है आप लिख ही लोगे। लेकिन अब आपके सामने प्रश्न पत्र है। पिछले साल जो प्रश्न पत्र आया था उसमें निबंध पूरी तरीके से देखे जाएं तो खंड 1 और खंड बा, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में अमूर्त प्रकृति के थे। इस बार जो है यदि आप थोड़ा सा समझेंगे तो मूर्त भी हैं और अमूर्त भी हैं। जैसे खंड बा में पूरी तरीके से अमूर्त निबंध है, खंड आ में जो है आपके 4 निबंध में से 1-2 मतलब मूर्त भी आपको मिल जाएंगे। वैसे देखा जाए तो कोटेशंस ही हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो सबसे पहली उपलब्धि होती है कि आपको निबंध समझ में आना होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, पूछ क्या रहा है। यदि ये आपको क्लियर है, इसमें आपको कोई दुविधा नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, मैं अब आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोग क्या समझे, फिर मैं भी समझाऊंगा। देखिए, निबंध के 3 हिस्से होते हैं। ये डिटेल में मैं आपको जब निबंध स्टार्ट करूंगा आंसर राइटिंग में तो वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। पहला हिस्सा होता है प्रस्तावना का, दूसरा हिस्सा होता है मध्य भाग जिसको हम मुख्य विषय भी कहते हैं, जहाँ पे आप मेन बॉडी लिखते हैं, और तीसरा होता है उपसंहार, ठीक है। एक तरीके से प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, जो भी निबंध है उसका इंट्रोडक्शन मतलब लाइक जैसे मैं समझूं कि प्रस्तावना कैसे लिखनी चाहिए, शुरुआत कैसी करनी चाहिए, थोड़ा सा उत्सुकतापूर्ण होनी चाहिए। यानी कि यदि कोई पढ़े आपके निबंध को तो उसको उत्सुकता, जिज्ञासा बढ़े उसको पढ़ने पर। इस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये जब मैं आंसर राइटिंग में आपको निबंध लेखन की विधि में तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ा सा ऐसा करिए कि जो पाठक है उसको ये लगे कि यार कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो जिज्ञासा पैदा करे, जो उत्सुकता पैदा करे, ऐसी प्रस्तावना आपकी होनी चाहिए। मुख्य भाग जो आपका होता है इसमें सभी आयाम होते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से आप इसको लिखते हैं,
ठीक है, सभी आयाम होते हैं, सभी आयामों को जोड़ करके जो, अब ये निबंध के हिसाब से आपको समझना होगा कि उस निबंध को आपको हर एक सेक्शन से जोड़ना होता है मेन बॉडी में। और उपसंहार जो आपका होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है आपका, आपको आपकी एक तरीके से फ्यूचर थिंकिंग क्या है, भविष्योन्मुखी आपकी थिंकिंग क्या है, कितने आप पॉजिटिव हैं, कितने आप सकारात्मक हैं, कितने आप रचनात्मक हैं, कितना आप सृजनात्मक हैं, है ना, कि जो भी आप लिख रहे हैं उसको ऐसा नहीं कि लिखते लिखते लास्ट में जाके आप नकारात्मक एस्पेक्ट में ही जाके छोड़ के चले आए, आपको आशा पैदा करनी पड़ेगी, है ना। तो उपसंहार एक तरीके से जो आशा पैदा करे, आशावादी दृष्टिकोण से लिखा गया हो, जो संदेश दे, है ना, संदेशोन्मुखी हो, जो एक मैसेज दे आपका लास्ट में, ठीक है। या कह सकते हैं कि जैसे हम फ्यूचर सेंटेंसेस जो बनाते हैं ना, कि लास्ट में आपका गा, गी, होगा, ऐसे करना चाहिए, इस तरीके के शब्दों के साथ उपसंहार समाप्त किया जाता है। उपसंहार नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तो प्रस्तावना जो उत्सुकता पैदा कर दे, मध्य भाग में उसके मुख्य विषय मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में आपको लिखना होता है, और उपसंहार आपका भविष्योन्मुखी होता है, सृजनात्मक होता है, रचनात्मक होता है, आशावादी दृष्टिकोण से लिखा जाता है। तो ये 3 हिस्से निबंध के अंदर होते हैं। निबंध का मतलब है कि ऐसा लेख जो व्यवस्थित तरीके से बांधा गया हो, निबंध जो व्यवस्थित तरीके से लिखा गया हो उसे निबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में बांट करके निबंध को लिखा जाता है। अब इसको जब आप लोग लिखोगे 2-4, देखो टाइम तो लगेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा समय लगता है चीजों को लेकर के समझने में, पढ़ने में। 2-4 बार अभ्यास करोगे, पढ़ोगे, तब आप जा करके इसके सही अप्रोच को समझ पाओगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। मेरे एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते, आपको खुद लिखना पड़ेगा। यही चीज मैं आंसर राइटिंग में भी आपको बोलता हूँ। देखो अच्छा खासा वेटेज है इसका, 250 मार्क्स, जो कि समान अध्ययन के एक प्रश्न पत्र का होता है। तो यहाँ पे 2 निबंध लिख करके आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं, 150 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, लाने वाले ला ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसको आपको फोकस में रखना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक, कि हम निबंध पे काम जरूर करेंगे। और निबंध पे आपको चाहिए कि आप सप्ताह में 1 निबंध संडे के दिन रखिए, कि लिखना ही लिखना चाहिए आपको, ठीक है। और बहुत सारी आपको पिछले साल के निबंध मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स आती है निबंध को लेकर, उनसे प्रैक्टिस करिए, या 1 निबंध पढ़िए, पहले समझने का प्रयास करिए, अभ्यास से चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए 2022 के मुख्य परीक्षा यूपीएससी में जो निबंध पूछे गए हैं इनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ताकि आपको समझ में आए। पहला कह रहा है, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, अंग्रेजी में भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं, यदि मैं इसके टर्म्स की बात करूं 1 मिनट, तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि 2-3 शब्द हैं। पहला यहाँ पे एक टर्म्स है आपका आर्थिक समृद्धि। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं की गई, इकोनॉमिक एक्सीलेंस की बात की गई है, ठीक है। समृद्धि समझते हैं ना, समृद्धि और एक समृद्धि होता है, एक शब्द होता है आपका समृद्धि, मैंने इकोनॉमी की क्लास में आपको पढ़ाया ये। समृद्धि, ये इकोनॉमी, ये ग्रोथ की बात है। ग्रोथ हमेशा मात्रात्मक होती है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक एक्सीलेंस की बात करते हैं तो ये एक तरीके से आपका कैसे होता है, ये आपका मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ये मात्रात्मक भी होता है आपका, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, गुणात्मक, है ना। ये समृद्धि शब्द है, यहां पे जो लिखा हुआ है समृद्धि, ये शब्द है। थोड़ा सा आपको ये चीजें टर्म्स को भी समझना होगा, ताकि आप चीजें सही से लिख पाएंगे। दूसरा इसमें शब्द आया वन, फॉरेस्ट की बात कर रहा है, यानी इकोनॉमिक समृद्धि को फॉरेस्ट से जोड़ रहा है। फॉरेस्ट मतलब जो पर्यावरण से जुड़ाव रखता है ना, एनवायरनमेंट से। ये आपका अर्थव्यवस्था की बात है, यानी ये पूरा का पूरा जो आपका ऐसे है इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट को जोड़ करके देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है
हमें कैसा आर्थिक विकास कैसा करना है जो कि सतत पर्यावरण की बात करे, जो सतत विकास की बात करे। और जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो सतत विकास कैसा होता है, दो चीजों को लेकर समाहित रखता है अपने अंदर। पहला अधिकार, सतत विकास अधिकार है। किसका अधिकार है? आने वाली पीढ़ी का। जो पीढ़ी अभी तक नहीं आई है, जो भी संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का हमें इस प्रकार से दोहन करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या रखे, है ना। और हमारे लिए कर्तव्य है सतत विकास। कर्तव्य किस चीज का है? ताकि हम संसाधनों का उचित दोहन करें। तो वन क्या है, फॉरेस्ट क्या है? एक तरीके से जीवन रक्षक है, एक प्यूरिफायर है, जो कि ऑक्सीजन का प्यूरिफायर करते हैं, जो कि मिट्टी का मृदा अपरदन कम होता है ना, जो एक तरीके से जल का प्यूरिफायर करते हैं, वर्षा को निश्चित करते हैं। तो अभी इस समय हाल फिलहाल में करंट में आप खूब देख रहे होंगे कि विश्व में जहां पे बड़े बड़े जंगल हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे ब्राजील में अमेजॉन के जंगल हैं, अमेजॉन को जंगल को पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इनको डेवलपमेंट में धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट किया जा रहा है। मानवीय प्रवासन, बहुत तेजी से अमेजॉन के फॉरेस्ट जो है डेवलपमेंट के नाम पे काटे जा रहे हैं, वनाग्नि हो रही है, आग लग जा रही है जंगलों में। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी। तो ये जो है सतत विकास जो है आपका, बिना वनों के संभव नहीं है। समझ रहे हैं? तो किसी भी समाज के लिए यह आवश्यक होता है कि वो अपने पर्यावरण को क्या करे, लेकर के चले। अब देखो आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि कई पैमानों पर निर्भर करती है, कई पैमानों पर। समझ रहे हैं? अर्थव्यवस्था के कई आयाम है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, आप सब जानते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे परिवहन हो, चाहे विनिर्माण क्षेत्र हो, चाहे वो आपका एनर्जी सेक्टर हो, चाहे खनन की बात कर रहे हो, चाहे वो आपका, तो ये सारे जितने भी चीजें हैं, ये सब के वृद्धि से ही आर्थिक समृद्धि होगी। लेकिन क्या आर्थिक समृद्धि करते समय हम ऐसी नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, यदि मान लीजिए हमारी ऊर्जा नीति गलत हो गई तो उसका सीधा इंपैक्ट किस पे जाएगा? पर्यावरण पे जाएगा। यदि हमारी कृषि को लेकर एग्रीकल्चर को नीति गलत हो गई तो उससे भी पर्यावरण प्रभावित होगा। तो हमारी आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में आर्थिक नीतियां इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण सतत पर्यावरण के रूप में रह सके। जिससे अब देखिए वनों की उपस्थिति से क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। यदि मान लीजिए वनों का की समाप्ति हो जाए तो क्या क्या होगा, वनों का दोहन होगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज, जलवायु परिवर्तन की स्थिति आ जाएगी, वैश्विक तापन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, बाढ़ की स्थिति आ सकती है, सूखे की स्थिति आ सकती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ सकती है। अभी चलो मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में एक बीमारी आप लोगों ने देखा, कोविड-19 आने से पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। कितने देश जो है आज भुखमरी के कगार पे आ गए। आज श्रीलंका लेटेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, बांग्लादेश की स्थिति हो, पाकिस्तान की स्थिति हो, आप इंडिया को भी बात करें तो कितना रोजगार समाप्त हो गया। तो ये सब जितनी भी कारक हैं, यदि हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे, वनों को समाप्त करेंगे, मतलब आपको इंटर रिलेट करना है कि किस तरीके से सतत पर्यावरण संघर्ष को जन्म दे सकता है, मानवीय संघर्ष को जन्म दिया जा सकता है, जैव विविधता में हानि हो सकती है, और ये आर्थिक समृद्धि के बाधक हैं सारे तत्व। यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी? नहीं होगी। यदि इनका रक्षण करेंगे तो क्या होगा, यदि हम इनकी रक्षा करें वनों की तो क्या होगा? क्या वायु की गुणवत्ता में वृद्धि होगी? क्या जल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी? क्या ध्वनि प्रदूषण कम होगा? क्या मिट्टी का अपरदन कम होगा? क्या भोजन की उपस्थिति ज्यादा होगी? क्या वनों से भोजन नहीं मिलता, दवाएं नहीं मिलती हैं? तो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए। इसलिए हमें, और बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में ये आजीविका के भी स्रोत होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, वनों का दोहन करना पड़ेगा या वनों का रक्षण करना होगा। सतत हमें आ रही आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो वनों के दोहन से हमें बचाएं, वनों के दोहन से हमें बचना होगा। और ये कब हो सकता है, मान लीजिए इसको हम एक वैश्विक परिदृश्य में देखें। आप देखिए पर्यावरण को लेकर बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, अभी COP26 हुआ। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। तो ऐसे में यदि उनकी मदद नहीं की गई उन अमीर देशों के द्वारा, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो निश्चित तौर पे वो क्या करेंगे, अपने पर्यावरण का दोहन करेंगे।
और पर्यावरण का दोहन करेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन और ये सारी समस्याओं का जन्म। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक औद्योगिक परिवेश में रह रहे हैं, एक औद्योगिक विश्व में रह रहे हैं। तो इसको कम करने की स्थिति भी किसके पास है, किसकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं? तो ये सब जोड़ सकते हैं आप ये सब कुछ जोड़ करके लिख सकते हैं कि वनों को संरक्षित हमें क्यों करना है। आप इसको लेकर वनों से संरक्षित करने को लेकर आंदोलन की बात कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन की बात कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की बात करते हैं, चाहे सुंदर बहुगुणा की बात हो, जादव मोलई पयांग की बात हो, जिनको फॉरेस्ट मैन कहा जाता है। तो बिना वनों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और जीवन की कल्पना के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी पूरी तरीके से बाधक बन जाएगी। ठीक है, तो मेन बॉडी में आपको ये सारे पक्ष लिखने चाहिए। अभी इसको डिटेल में मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना, जब क्लासेस हम करेंगे, बट आपको क्लियर हो रहा होगा कि वन कैसे आर्थिक समृद्धि के कारक है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना? और यदि हम उपसंहार में जाए तो उपसंहार में अब हमें क्या करना है, इसको सकारात्मक रुख देना है कि हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारे संविधान में भी बोला गया ना, आर्टिकल 51 में, वनों की, प्राकृतिक जीवों की, इन सब की। तो ये हमारी क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। प्रकृति हमारी, प्रकृति, महात्मा गांधी का एक कोट था, आप लोगों ने इथिक्स की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकता है, हमारी ग्रीड की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो वनों की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? जन सहभागिता के द्वारा। जब हम लोगों की सहभागिता बढ़ाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, जन जागरूकता की बात करेंगे। विकसित देशों की भूमिकाएं हैं, है ना? तो जितनी भूमिका विश्व की है उतनी भूमिका एक पर्टिकुलर कंट्री की भी है, उस देश की भी है। तो इस तरीके से हमें इसको, हमारे भारत सरकार के द्वारा भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। उसके तहत जो है पूरा जो राष्ट्रीय उद्यान डेवलप किए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप किए गए हैं, चाहे वह वन्य जीव अभयारण्य डेवलप किए गए हैं। तो हमारे नेचर में, क्योंकि वन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जैव विविधता के प्राकृतिक आवास क्षेत्र भी है। यदि इनका उन्मूलन कर दिया जाएगा तो जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो वनों का संरक्षण से आर्थिक समृद्धि को आपको इंटरलिंक करना है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अभी आप लोग देखिए प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता अभी 8 लाए गए। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट क्लाइमेट कूनों में जाकर के उनको छोड़ा गया है ताकि वहां पे वो सरवाइव कर सकें। तो ओवरऑल मतलब आप इससे आपका दिमाग थोड़ा सा खुल रहा होगा। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? समझ में आ रहा है कि कैसे आपको सोचना है और फिर इसको लिखना, लेखनबद्ध करना, ये अपने आप में सबसे कठिन। ठीक, चलो ये थोड़ा सा, ये पहला आपका है, ये लिखा जा सकता था एग्जैक्ट, मतलब ये आपका देखा जाए तो एक तरीके से अमूर्त इकोनॉमी और सतत विकास से या सतत पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा, इसमें वन स्थिति रिपोर्ट भी डाल सकते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट डाल दीजिए, कोई वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक है वो डालिए, कुछ डेटाबेस भी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला है आपका दूसरा, कह रहा है कभी संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा, जब कभी भी आप ऐसे पढ़ेंगे तो टर्म्स पहले निकालिए। यहाँ पे कभी की बात हो रही है, यहाँ पे एक शब्द आया अनाधिकृत और तीसरा शब्द है आपका विधायक। ठीक है, अब यहां पे पहला बात है कभी। ठीक है, कभी एक तरीके से आप सब जानते हैं, जो समाज में हो रही घटनाओं का वर्णन करता है। एक आप लोगों ने बचपन में ही, मतलब जो क्लासेस, अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज को दिखाता है, तत्कालीन समय में, तत्कालीन काल में जो परिस्थितियां होती हैं, समाज में जो कुछ भी गठित हो रहा होता है, उनको अपने शब्दों से वर्णित करने का काम करता है कवि, है ना? वो सरकार को भी क्रिटिसाइज करता है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे रह रहे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है आपका, अनाधिकृत का मतलब है गैर मान्यता प्राप्त, मतलब ऐसी कोई ऑफिशियली मान्यता नहीं मिली है, पर वो क्या करते हैं, मान्य विधायक, मतलब कि वो अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। विधायक का मतलब विधि निर्माण का काम करते हैं, जो विधायन का काम करे। तो विधायन का काम मतलब, विधायन का मतलब नियमों का निर्माण करे। तो कवियों को आप कई बार देखते होंगे, कभी आप लोगों ने कवि सम्मेलन सुने हो कि वो सामाजिक समय, उस समय परिवेश में उसको व्यंग्य के माध्यम से, हास्य के माध्यम से एक तरीके से समाज को जागरूक करना
जो समाज में कुप्रथाएं होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आप मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करूं तो तत्कालीन समय में उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें उन्होंने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत के लोगों की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के लोग मालगाड़ी के डिब्बे हैं, जब तक उन्हें एक अच्छा इंजन नहीं मिल जाता है तब तक वो बेहतर गति में नहीं चल सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके की एग्जाम्पल, हिंदी साहित्य के बच्चे इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट आप भी यदि थोड़ा सा प्रयास करें तो आप इसको लिख सकते हो। बहुत कठिन नहीं है ये एक तरीके से किस तरीके से साहित्य, तत्कालीन समय का साहित्य समाज को किस तरीके से प्रतिबिंबित करता है उससे जुड़ा हुआ ये आपका एक एशय निबंध है। ठीक है, किया जा सकता है। तीसरा ऐसे इतिहास से जोड़ा गया है थोड़ा सा, है ना, इतिहास से इसको जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ पे भी देखते हैं एक बार, यहाँ पे एक टर्म्स बहुत अच्छा सा यूज किया गया यदि आपको नहीं पता है। यहाँ पे कह रहा है इतिहास, पहले एक टर्म्स तो आपका इतिहास ही है, यहाँ पे एक शब्द है आपका इतिहास। कह रहा है वैज्ञानिक मनुष्य, दूसरा टर्म से आपका वैज्ञानिक मनुष्य, तीसरा है रोमानी मनुष्य। अब आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक मनुष्य क्या है, रोमानी मनुष्य क्या है। देखिए आसान भाषा में आपको सुनाता हूं। रोमानी मनुष्य का मतलब है जो भावुकता से पूर्ण हो, जो भावुकतामय हो, जो भावुक होकर के निर्णय करता हो। भावुकता समझते हैं, जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, जब हम अपने डिसीजन, आप बहुत खुश हैं तो आपने निर्णय ले लिया, आप बहुत दुखी हैं तो आपने निर्णय ले लिया। दूसरा होता है तर्कशील व्यक्ति, उसको वैज्ञानिक मनुष्य कहते हैं, जो तार्किक हो, जो चिंतनशील हो। तो कह रहा जो इतिहास है वो वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। सिलसिला का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, कड़ी, जुड़ाव, जिसका एक साथ जुड़ाव हो। इतिहास में ये प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। तो आप देखिए निश्चित तौर पे हर समय अवधि पर तार्किक मनुष्य रहा है। तभी आप पाषाण काल में देखेंगे आग की खोज हुई। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करिए, सभ्यता का विकास हो गया, एक ऐसी सभ्यता जिसको देखकर आश्चर्य होता है। तो एक तार्किक मनुष्य रहा है, वैज्ञानिक मनुष्य रहा है। औद्योगिक क्रांति की बात करिए, लोहे की खोज की बात करिए, तो एक ऐसा, इसमें यह बताना चाह रहा है कि जो इतिहास में घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं वैज्ञानिक मनुष्य की भावुकता प्रधान मनुष्य के ऊपर विजय है, जीत है। बहुत सारी रूढ़ियां हैं तत्कालीन समझ में, उनको उसने क्या किया, तोड़ने का प्रयास किया। मतलब एक तरीके से आधुनिकता की ओर बढ़ने का प्रयास है, समाज को विकसित करने का प्रयास है, समझ रहे, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ देने का प्रयास है, प्रोग्रेसिव सोच का प्रयास है। तो इस दृष्टिकोण से आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल में करना वो मैं एक क्लास में लेकर के आपको करवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं सब के बारे में आपको, ये जितना भी आपके पिछले साल के भी कुछ ऐसे उठाऊंगा, कुछ ये ऐसे भी उठाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको अर्थ समझ में आ जाए इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। अगला है, ये देखो, ये एक मोटिवेशनल कोड है। ये वैसे भी सारे के सारे कोई ना कोई मोटिवेशनल कोड ही है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, सही बात है। ठीक है, जहाज को यदि बंदरगाह के अंदर खड़ा कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है, पलट जाएगा? वहां पे इस तरीके से बनाया गया है कि वो सुरक्षित ही होता है। बंदरगाह भी ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं या प्राकृतिक रूप से बंदरगाह होते हैं, परंतु इसके लिए वह होता ही नहीं है। समझने का प्रयास करिए। हम सबका एक सुरक्षित माहौल है, मान लीजिए, है ना। मान लीजिए आपके पिताजी का कोई बिजनेस होता, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले। मान लीजिए फादर का कोई बिजनेस होता, आप उसी को कंटिन्यू कर देते। ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर देते। क्यों? यूपीएससी की तैयारी करने आया। समझ रहे, बहुत मोटिवेशनल चीज। हम एक कंफर्ट जोन पे होते हैं, लेकिन बड़े परिवर्तन करना है, यदि आपको बड़े बदलाव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जीवन में? रिस्क लेना पड़ेगा। आप जिस लिए बने हो उसमें आपको उतरना पड़ेगा। समझ रहे हो? आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग सभी लोग, इसका पीछे का रीजन क्या है? आप एक बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हो, बिग चेंज लाना चाह रहे हो। आप वहां तक सीमित नहीं होना चाह रहे हो। जैसे बड़े बड़े आविष्कारक हुए हैं, एडिसन नहीं होता तो क्या होता? आज भी अंधेरे में बैठे होते, या उसके बाद कोई दूसरा एडिसन आता, वो लाता लाइट। उसने क्या किया? इतनी बार असफल हुआ फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा। आइंस्टीन ने क्या किया? न्यूटन ने क्या किया? एक तरीके से आपकी कर्तव्य निष्ठता, मतलब कहने का मतलब सिर्फ यह है कि यदि आप घोड़े पे चलोगे तो आप गिरोगे भी।
आप किस लिए बने हो, जहाज किस लिए बना है। यदि ये केवल बंदरगाह में खड़ा रहेगा तो खड़े खड़े सड़ जाएगा वहीं पर ये बनाया किस लिए गया है, ताकि ये समुद्र को चीरे, समुद्र की लहरों से डरे ना, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक, गंतव्य तक चीजों को पहुंचाए, लोगों को पहुंचाए, इसलिए जहाज बनाया गया है। तो आप अब इसी को आप व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दे, ऐसे हर व्यक्ति को आप देखिए। महात्मा गांधी, यदि वो आम व्यक्ति की तरह पड़े रहते, कोई बात नहीं, अंग्रेज है देश, पर उन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ा, लोगों के अंदर एक जन जागरूकता लेकर के और देश को आजाद करा दिया। हो सकता है एलन मस्क की बात करिए आप, हम इतनी बात करते हैं, वो क्या कर रहा है, सोचिए उसकी सोच, आने वाले कितने साल पहले का सोच रहा है वो, या कितने साल आगे का सोच रहा है कि वो जाकर के कहां पे धरती बनाने की बात कर रहा है, मंगल पे। असाधारण बात। या जो आज स्पेसएक्स उसकी कंपनी है, चाहे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के टेस्ला हो, हर चीज आप देखेंगे, हाइपर लूप बनाने की बात कर रहा है कि मैं चाह रहा हूं कि सेकंडों में लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। अभी 4 दिन पहले यूके में लगा, मतलब एक लाइन से सैटेलाइट उड़े, सब सोचे कुछ उल्टा ही होने वाला है। तो कहने का, समझने का प्रयास करिए कि जो हमारा एक सुरक्षित माहौल है, जब हम उस माहौल को तोड़ते हैं जिसलिए हम बने हैं, जिसलिए जिस पाथ पे हमें उतारा गया है, तो हम बड़े बदलाव लाते हैं, बड़े परिवर्तन लाते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। हो सकता है हम उसमें असफल भी हों कई बार, लेकिन अंततोगत्वा हम बड़ा माहौल बना देते हैं। समझ रहे हैं, बड़े बदलाव। जितने भी आविष्कारक हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल है, लोग आसमान में उड़ रहे हैं, चाहे वो राइट बंधु थे ना, है ना, तो चाहे आसमान में उड़ने वाली कहानी हो, चाहे घर पे आप टीवी का प्रसारण देख रहे हो, चाहे आज यूट्यूब जिसने सृजित किया होगा, जिसने गूगल बनाया होगा, ये सब क्या है, किसी ना किसी के द्वारा अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठ करके किए गए काम है। तो एक तरीके से ये आपको थोड़ा सा समझने के हिसाब से मैंने आपको बताया, बाकी इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये भी हम आने वाली क्लास पे डिस्कस करेंगे। अब ये देखो, खंड 1 में तो आसानी से एक लिखा जा सकता था, कोई भी एक, आप ये भी लिख सकते थे, दूसरा वाला भी मुझे सही लग रहा है, पहला वाला भी लिख सकते थे खूब आराम से, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको एग्जाम्पल्स, इसमें भी बहुत आसान है कि इतिहास एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो तर्कशील व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो है भावना प्रधान व्यक्ति या रोमांटिक व्यक्ति के ऊपर जो है एक तरीके का, ठीक है, तो ये भी लिख सकते थे। मतलब ओवरऑल पहले खंड में तो दिक्कत नहीं थी। दूसरा खंड देखो, ये भी आपके लिए है, समय का महत्व। 5वें उसमें क्या बोला गया है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। बहुत सिंपल सा है, समय रहते किसी भी कार्य को कर लेना चाहिए। अभी आप लोग हैं, पता चला कल यूपीएससी का एग्जाम आ गया और आप आज तैयारी किए बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे एग्जाम हॉल के पहले लगे होते हैं, ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले, ठीक है। हमें याद है जब हम गांव में रहते थे तो एक कमरा हमारा छप्पर वाला था, ठीक है, अब तो नहीं रहा, डिमोलिश करा दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक रहे कम से कम, पर वो खत्म हो गया अब उसका। लेकिन हमेशा हम देखते थे कि हमारे पिताजी जब बारिश का महीना नहीं होता था उससे पहले उसकी मरम्मत कर देते थे, क्योंकि हर साल बारिश के महीने में क्षतिग्रस्त हो जाता था। तो आम तौर पे आप देखिए कि हमें समय रहते अपने किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान पहले कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन, अब इसको जोड़िए कई सारी चीजों से। जलवायु परिवर्तन का यदि समय पर समाधान नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएगी, भयावह हो जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण से अर्थव्यवस्था जो हमारी दुष्प्रभावित हो गई है, इसका समय पे समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय पे मान लीजिए आपने छप्पर का सही समय पे, घर आपका है, घास फूस का है और सही समय पे, लेकिन जब बरसात आएगी, मान लो आपने उसको मरम्मत नहीं की, लेकिन बारिश आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, तो फिर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे। जॉन एफ कैनेडी के द्वारा यह कथन बोला गया था। यह कथन एक कोट है जॉन एफ कैनेडी का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, कि यदि आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, कुछ हो चुका है, तो समय रहते ही आप उसको, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पे सिंपल सा है कि समय रहते ही हमें अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन, मैंने आपको बता दिया, सांप्रदायिकता का माहौल जो बन रहा है, यदि मतभेद बहुत बढ़ गए तो फिर क्या होगा, एक बार तो देश का विभाजन हो चुका है।
आप समझिए ना, हमारे देश के लिए अब समझिए, बहुत सारी चीजें अब आपके सामने आकर उभर के खड़ी हो जाएंगी। युवा पीढ़ी देश में इतनी सारी है, जिसको रोजगार नहीं दिया गया तो दिशाहीन हो जाएगी। कोई बच्चा है घर पे, छोटा बच्चा है, आप देख रहे हैं कि वो मोबाइल पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है, यदि समय रहते उसको सुधार नहीं किया गया तो आपका स्वास्थ्य है ना, अभी आप ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, समय रहते यदि आपने इस पे सुधार नहीं किया तो किडनी तक चली जाएंगी। तो इसको कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। ये 6वें नंबर का भी बड़ा मस्त है आपका, ये भी आपका एक तरीके से, हाँ बाकी सब में तो कुछ ना कुछ लग रहा था। इसमें क्या नहीं लग रहा है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। आप एक चीज बताइए, आप बचपन दोबारा जी सकते हैं? नदी का स्वरूप बदलता रहता है। इस विश्व में जो भी चीजें हैं कोई भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने यही कहा है कि जो कुछ भी है दुख का कारण तृष्णा है। हम चीजों को नित्य समझ लेते हैं, हमेशा रहने वाला समझ लेते हैं, इसलिए उसके प्रति आसक्ति हो जाती है हमारी। तो जो कुछ भी विश्व में है कुछ भी शाश्वत नहीं है। नदी जो है, मान लीजिए आज आप नदी में गए, कल नदी वैसी ही रहेगी, उसका जल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हैं कहने का तात्पर्य क्या है? यहां पे आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, आप एक जैसे कभी नहीं होते। हर व्यक्ति हर क्षण बदलता रहता। आपके शरीर के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर हर पल करोड़ों कोशिकाएं जो टूट रही हैं और बन रही हैं। आपका सृजन हो रहा है हर पल, नहीं हो रहा? तो आप हर पल एक जैसे हो। आपके विचारों में परिवर्तन हर पल हो रहा है। ये एक बदलाव की बात कर रहा है कि चीजें नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। या फिर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में आप इसको देखिए कि हमें एक गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। एक गलती हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे? एक बार आपने कोई प्लानिंग की, कोई काम किया और उसमें असफल हो गए, सफल हो गए, इसका मतलब यह है कि चीजें परिवर्तनशील हैं। और जब भी आप कोई कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करते समय आपको अपनी प्लानिंग में बदलाव लाना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है। समझ में आ गया? तो आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इसका मतलब है कि चीजें जो हैं बदलती रहती हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं। इस रूप में आप इसको देखेंगे। और जब भी कोई आप कार्य करें, जैसे मान लीजिए इतिहास में हुई गलतियों को प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 2 हो चुके हैं, आज रशिया यूक्रेन के साथ हो रहा है, आपको क्या लगता है? सही है? सांप्रदायिकता के कारण से एक बार देश विभाजित हो चुका है, फिर से वही स्थिति बना देनी चाहिए, एक ही गलती दोबारा किया जाना चाहिए। तो एक बार जब समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है। एक बार जो घटना घट जाती है वो दोबारा नहीं आती है। एक बार जब आपका टाइम चला गया, अभी आप लोग युवा हो ना, बूढ़े भी होगे, ध्यान रखना, जो काम आप अभी कर सकते हो वो काम बाद में नहीं कर पाओगे। इसलिए समय का सदुपयोग करना। सर यूपीएससी ने इस बार पूरी तरीके से मतलब मोटिवेशनल चीजें भी काफी पूछी, तो ये भी आप इसको भी देख सकते हैं। अगला है 7वां नंबर। ये क्या रहा है? हर असमंजस जो है, आप जितने भी असमंजस का मतलब है दुविधा के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अब इसका मतलब क्या होगा? देखो मैं आसान भाषा में समझाता हूं। मतलब कि तनाव मुक्त होकर के बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि आप तनाव में रहेंगे तो आप बेहतर निर्णय नहीं ले सकते। यदि आप दुविधा में हैं तो आपको बेहतर निर्णय लेना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तनाव मुक्त होना पड़ेगा। जैसे पूरे विश्व की बात करें, विश्व में अभी देख रहे हैं युद्ध विवाद चल रहे हैं, 2 देशों के बीच में, राज्यों के बीच में देखें नदी जल विवाद चल रहे हैं। तो यदि असमंजस की स्थिति बनी हुई है तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तनाव मुक्त होना, तनाव को पहले साइड रखना, युद्ध को साइड रखना, फिर समस्या का समाधान निकालना। समझ रहे हैं? तो ये आपका एक तरीके से हर समस्या के समाधान की बात कर रहा है कि हर समस्या का समाधान क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? तनाव मुक्त होकर के ही आप बेहतर निर्णय लें।
तनाव मुक्त होकर के ही आप विश्व की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब यही भारत के अंदर भी डाल दीजिए। कोविड-19 ही आया था, है ना, भारत सरकार ने किस तरीके से डील किया, वैक्सीन भी बना ली, सबको वैक्सीनेशन भी कर दिया, फिर से अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर के आ गए। तो जब कभी भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, दुविधा में हो, असमंजस की स्थिति में हो, तो आपको क्या होना पड़ेगा, आप अपने आप को कूल एंड काम रखना पड़ेगा। प्रशासन में सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चेहरे में मुस्कुराहट का मतलब क्या है कि आप अपने तनाव को शो नहीं होने देते हैं जब आप घबरा रहे होते हैं। समझ रहे हैं किसको? यानी आप अपनी कमजोरियों को दूसरे तक नहीं पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपका इस रूप में इसको समझ सकते हैं। अगला है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें से किसी का होना ही होगा। उसमें से किसी के हो, अच्छा ये रुक जाइए एक मिनट, ठीक, हाँ ठीक है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास 5 विकल्प हैं किसी काम को करने के, लेकिन जरूरी नहीं कि 5 के 5 में कोई एक सही हो सकता है 5 ही गलत हो जाएं, ये भी हो सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि कई बार हम अपने नजरिए से कई चीजों को देखते हैं, समझते हैं और हमें लगता है कि ये वास्तविक समाधान होगा, लेकिन ये सत्य नहीं होता है। कई बार हम कई विकल्पों का चयन करके उसको करते ही चले जाते हैं, पर यह सत्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रूढ़िवादिता, मान लीजिए कोई रूढ़ी को आपने चुन लिया, जैसे असहिष्णुता की भावना आपने चुन तो लिया, आप नफरत फैलाते चले जा रहे हैं, पर यह विकल्प सही नहीं है। जरूरी नहीं कि विकल्प से समाज का उत्थान ही हो जाएगा। एक रूढ़ी को लेकर, एक प्रथा को लेकर आप समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कई विकल्पों में जितने भी विकल्प हो सकता है वो सारे ही गलत हो जाएं। यहां पे बात हो रही एक नजरिए की, एक दृष्टिकोण की, कि आपके नजरिया जरूरी नहीं कि सही ही होगा। कई बार क्या होता है, हम अपने नजरिए पे रिजिड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन के बीच में देख लें, तो क्या युद्ध, रूस को लगा कि युद्ध इसका समाधान है? जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये मतलब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। वो सारे गलत हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब इस पे उदाहरण सोचना, एग्जाम्पल सोचना थोड़ा सा मतलब कठिन लग सकता है। ये वाला भी मुझे जहां तक लगता है, बाकी ओवरऑल ठीक है, लिखे जा सकते हैं। मेन है कि आप वहां पे एग्जाम हॉल पे कितने एग्जाम्पल सोच सकते हो, किस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो, कितने आयाम सोच सकते हो। टाइम कम होता है आपके पास। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आए 8 के 8 में कि क्या पूछा जा रहा था, क्या इनमें था? अब इनमें से आप लोग की कुछ प्रश्न हो तो मैं आपको बताऊं, कुछ पूछना चाह रहा हूं मैं। ये समझाने के दृष्टिकोण से आपको मैंने निबंध बताया। समझ में आ गए? मुहावरे नहीं है ये कोई भी, ये कथन है। पहली बार पढ़ा इसको तो मुझे एक चीज अपने अंदर कमी लगी, जो विकल्प इसमें दिए हुए, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको एक सटीकता के साथ में चिंतित करना मेरे लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। ये अभ्यास का विषय बेटा, अभ्यास कभी किया नहीं है, कितनी बार सोचा है? चिंतन करना, मनन करना, किसी भी विषय पे सोचना। जब आप इसीलिए कहते हैं यूपीएससी के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हो, सोचो ज़्यादा। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन फर्टाइल होगा। इसको रटो मत कि तथ्यों को रट लेंगे काम हो जाएगा। जितना थिंकिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। कोई भी चीज़ लिख सकते हो, सोच के लिखो। लकीर के फ़कीर मत बनो, ये मैं हमेशा आप लोगों को सभी को बोलता हूँ। हाँ, मुख्य जब बॉडी, मेन बॉडी आप लिखेंगे तो वहाँ पे आप हर तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब उपसंहार पे बात आएगी तो केवल उसको सकारात्मक ही रखना है आपको। मतलब उसके बाद एक आस दिखनी चाहिए आपकी बातों में, है ना, कि आप एक आशावादी दृष्टिकोण के, आप समाधान ओरिएंटेड हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। आप उस प्रोस्पेक्टिव से आप उसको लिखेंगे।
हाँ, मेन बॉडी में आप दोनों पक्षों को लिखेंगे। उपसंहार हमेशा सकारात्मक रखेंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, प्राचीन काल से लेकर अगर आधुनिक काल तक कोई ये लिख दे कि सर कैसे मतलब जो विज्ञान का विकास और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाँ जैसे किस तरह से होता है, अगर प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में ऐसे बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, यही तो बता रहा है। और इसको केवल केवल इतिहास का, प्राचीन से आधुनिक इतिहास भर मत लिखिए, उसके एग्जाम्पल्स दीजिए। उदाहरण के तौर पे कैसे क्रांतियां हुई, कैसे बदलाव हुए, कैसे बड़े बड़े चेंज हुए इतिहास में, एक डिसीजन ने कैसे चीजों को बदल दिया। जैसे अगर पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार जैसे कहिएगा, उसके बाद अगर इसमें आते हैं मोहनजोदड़ो में सर वाड़ी को कृषि, जैसे अगर महाजनपद में सर लोहे का आविष्कार, ये तो आप केवल इतिहास के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं ना। इतिहास इसने मतलब इतिहास का बोला है, इतिहास का मतलब बीता हुआ जो समय है। इतिहास का मतलब क्या है? जो समय बीत गया। इतिहास का दूसरा मतलब है समाधान। इतिहास क्या करता है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। हर प्रोस्पेक्टिव से जोड़ना ही निबंध का मुख्य कार्य है। आप जितने आयामों से इसे जोड़ पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, वैश्वीकरण को जन्म इसी से हुआ, ग्लोबलाइजेशंस का। ठीक है, वो भी कैसे हुआ, वो भी आधुनिक। पहले आप देखते थे ना कि पुनर्जागरण काल जो आपका रिनेंसा का टाइम पीरियड है, उससे पहले चर्च का प्रभाव रहता था, है ना। लेकिन कालांतर में तर्कवाद, आधुनिकतावाद, पुनर्जागरण काल, प्रबोधनवाद, उसने किस तरीके से इस पे बदलाव किए। बिल्कुल, आप ये सब जगह जोड़िए। आप इसको में बताइए, यूनाइटेड नेशन का सृजन इतिहास की एक भूल के कारण ही तो किया गया। एक युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद इस युद्ध को आगे भविष्य में ना होने जाए। तो इतिहास क्या है? तर्कवाद। तर्क मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जो समाधान की ओर जाए, जो सततता की ओर जाए, जो आधुनिक विचारों से लैस हो। इतिहास का मतलब यहाँ पे एक कालखंड की बात है, एक घटनाक्रम की बात है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में हमेशा तर्क प्रभावी रहता है, विज्ञान प्रभावी रहता है, भावना नहीं, भावना प्रधान व्यक्ति या तार्किक व्यक्ति नहीं, जो भावनाओं में रहता है, इमोशंस में रहता है, फीलिंग्स जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। रोमानियत की बात करते हैं, रोमांटिक की बात करते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब इसको लेकर लिखिएगा, मैं आप लोगों को जितना मैंने समझाया, अब आप लोग लिखो, लिख करके एक बार चेक करा सकते हो। कोई भी एक टॉपिक उठाओ और उसमें प्रयास करो लिखने का, डरो मत। आइडिया लग गया अभी, देखो डरते रहोगे तो लाइफ टाइम डरते ही रहोगे आप लोग। हाँ, इसमें से आकांक्षा सिंह परिहार करने से करंट का मुद्दा बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, करंट से जोड़िए, है ना। आज आप देखो, ये बहुत चीज़ों से जोड़ा जा सकता है। महिला अधिकारों की बात हो, संविधान की बात हो, आज संविधान जो बना है, क्यों बना हमारा संविधान, ऐसा जोड़ सकते हो ना। इतिहास से जुड़ाव है उसका कि नहीं है? कैसा हो गया? वैज्ञानिक मनुष्य, संविधान आपका वैज्ञानिक मनुष्य की सोच है, नहीं है। भावनाओं पे बह के डिसीजंस नहीं लिए गए वहाँ पे अनुभवों के आधार पे लिखा गया, वो समझ रहे हैं। तो आप पॉलिटी से भी जोड़िए, इकोनॉमी से भी जोड़िए। इकोनॉमिक मॉडल आपका जो बनाया गया कंट्री का, वो भी किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, विज्ञान को लेकर जो प्रगतियां हो रही हैं, उसकी दिशा में आपको सोचना पड़ेगा कि साइंस को लेकर हमने किस तरीके से डेवलपमेंट की। ये सभी प्रोस्पेक्टिव को जोड़िए, लेकिन करंट को थोड़ा सा प्रयास करिए कि बहुत ज़्यादा उसमें मत चल जाइए कि लकीर के फकीर बन के आप पूरा इतिहास की गाथा लिख डालें। आप आधुनिक से जोड़िए, इसको वर्तमान से जोड़िए। जीएस पेपर 4 पे भी आएंगे। हाँ, संवैधानिक नैतिकता मैंने देखिए भाई लिखवाया है शब्दावली में, जितना इथिक्स में तो सब आपको मैं भी दिखाऊंगा। शब्दावलियों में जाना, वहां पे एक होगा संवैधानिक नैतिकता लिखा होगा, सब लिखा हुआ। हितों में संघर्ष को लेकर पूछा गया था, वो भी मैंने लिखवाया था, हित टकराव। आप एक बार शब्दावली तो खोल के देखना अपनी, आपने इसका मतलब ऐसे तो निराश मत करो। अरे तो जब आपके नोट्स में लिखा हुआ है ना, ये तो अब आपको चेक करना पड़ेगा ना कि आपको पढ़ाया गया है और आपसे पढ़ाया हुआ पूछा गया है।
और संवैधानिक नैतिकता पे आंसर राइटिंग कितनी बार की है हम लोग? 2 से 3 बार आंसर राइटिंग इस क्लास में मैंने कराई है संवैधानिक नैतिकता पे, कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। आप डाल के देखना, सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। एक बार देखो तो आप अपना जाके वो लिखे जा सकते हैं। कभी लिखा ही नहीं ना आपने, यही तो सीखना है आपको अल्टीमेट। कभी निबंध लिखा ही नहीं, कभी नहीं लिखा होगा, मुझे पता है आपकी हालत, पता है मुझे कि आप 10वीं 12वीं के बाद फिर निबंध कभी लिखा ही नहीं होगा। 1200 क्या, पहले तो 2500 शब्दों में पूछा जाता था, एक ही लिखना होता था, अब तो 2 कर दिए इन्होंने। पहले 2500 शब्दों में लिखना होता था। जो संपादकीय लिखते हैं, देखा है, लोग डेली लिख रहे हैं वो तो, देखा कि नहीं देखा? किसी एक विषय पे संपादकीय लेख देखते हो, कितने शब्दों में होता है वो? ठीक है, हमेशा मैगजीन पढ़ते होगे, उसमें लेख होते हैं। तो किसी विषय वस्तु पे आपकी समझ कैसी है, कैसे आप उसको जोड़ करके समझते हैं, उसको लेकर के। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो जो आपके इससे रिलेवेंट होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि आपका रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो देखिए आपके निबंध को लेकर के पेपर की एक सामान्य समझ जो आपकी होनी चाहिए, उसको लेकर के ये डिस्कशन था। आगे हम निबंध वाली क्लासेस में पहले निबंध लेखन समझेंगे, मैं लेखन सिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि अच्छा प्रस्तावना कितने प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन में किस तरीके से प्रस्तावना लिखनी चाहिए, मेन बॉडी कितने प्रकार से लिखते हैं, उपसंहार कितने प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इन सब के भी आपको निबंध के आधार पे आपको लिखने का एक तरीका है, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको क्लास में। ठीक है, कि प्रस्तावना कितने प्रकार की हो सकती है, चीज़ें कैसे हो सकती है। और इसके बाद फिर 1-2 निबंध आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखाऊंगा, फिर आपका काम होगा कि अब आप प्रैक्टिस करते रहो, जब आप सीख जाओ। ये सिर्फ आपके लगातार लिखने से ही आप सीख पाओगे। आप निबंध का पेपर लिखने से पहले कम से कम 100 निबंध लिख लीजिएगा। संख्या तो बड़ी बता दी मैंने, पर कम से कम 100 की प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल पे जाइएगा। और 100 निबंध 2 साल में कंप्लीट होते थे। एक संडे को एक लिखोगे आप, तब जाके 100 निबंध हो रहे हैं आपके। तो संडे टू संडे आपका काम होना चाहिए केस से लिखने का। आराम से बैठो, 3 घंटे का समय लो। अभी एक निबंध लिखने में 3 घंटे का समय लो, बाद में 1.5 घंटे में लेकर के आओ उसे। ठीक है ना, कोटेशंस वगैरह इकट्ठे करिए, कोटेशंस डालने होते हैं बीच बीच में, उसे प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए 10-5 कोटेशंस निकाल लो। बुक बता दूंगा, मिल जाएगी, बुकें बहुत सारी हैं, हर पब्लिकेशन के पास बुक है, कोई भी एक बुक निकाल लीजिए, आप पढ़िए।